तो पिछले क्लास में क्या बताया गया था? संज्ञा। तो संज्ञा समझ में आया आप लोगों को? है कोई दिक्कत है उसमें? तो संज्ञा के बाद दूसरा जो आपका है सर्वनाम। ठीक है, तो जैसा कि आप नाम से ही सर्वनाम, यानी इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब क्या होता है? सभी। ठीक है, तो वैसे शब्द जो सभी के द्वारा प्रयुक्त किए जाएं और सभी के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है, वैसे जो शब्द हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा में क्या है कि हम प्रॉपर किसी एक चीज के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लड़का है, लड़की है, छात्र है, ठीक है, समूहवाचक भी है, तो किसी न किसी हम एक प्रॉपर के लिए, लड़का है तो वो केवल लड़कों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मेज है तो वो केवल मेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम मेज के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है, कि मेज के जगह में मेज जो है वह हमने कहां से लाया है? दुकानों से लाया है, ठीक है, या दुकान से मेज खरीदा है। आइए, तो हमने अगर कहा कि मेज दुकान से लाया गया है, अब आगे मेज के लिए हम क्या प्रयुक्त करेंगे? उसकी कीमत काफी ज्यादा है या काफी कम है। ठीक है, मेज हमने दुकान से लिया, तो मेज हम प्रॉपर लिया है कि दुकान से हमने क्या लिया? दुकान में कई सारी चीजें हैं, तो वो बता रहा है कि दुकान से हमने क्या लिया है? मेज लिया है, लेकिन आगे बता रहे हैं कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब वही है कि टेबल दुकान से लिया है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो उसकी हम टेबल के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं, मेज के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, या हमने गुड़िया दुकान से लिया है, डॉल दुकान से लिया है, उसकी कीमत ज्यादा है, तो यहां उसकी हर चीज में प्रयुक्त कर दे रहे हैं। समझ रहे हैं कि उसकी का प्रयोग हम मेज के लिए भी कर रहे हैं, टेबल के लिए भी कर रहे हैं, और दूसरे अन्य वस्तुओं के लिए भी कर रहे हैं, या दूसरे अन्य चीजों के लिए भी कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी, ठीक है, शब्द का प्रयोग एक से अधिक चीजों के लिए करते हैं या अधिकांश चीजों के लिए कर देते हैं, तो वैसे शब्द को हम क्या कह सकते हैं? सर्वनाम। सर्व का मतलब ही देख रहे हैं, सभी के लिए उस नाम का या उस चीज का, उस शब्द का प्रयोग किया जाए तो सर्वनाम है। ठीक है, और जब हम किसी एक चीज के लिए एक ही नाम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हम मेज बोलते हैं तो मेज से हमें पता चल जाता है कि मेज क्या होगा, उसका एक आंखों के सामने क्या आ जाता है? पिक्चर आ जाता है। ठीक है, टेबल बोल रहे हैं तो उसका एक अलग पिक्चर आ जा रहा है, लड़का बोल रहे हैं उसका एक अलग पिक्चर आ जा रहा है। ठीक है, हम वृद्ध जन बोल रहे हैं तो उसका एक अलग पिक्चर आ जा रहा है। तो ये सब जितने हैं वृद्ध वगैरह, ये सब क्या है? ये सब क्या है? वृद्ध, लड़का, मेज, टेबल, कुर्सी, ये सब संज्ञा। इससे केवल एक किसी वस्तु का, ठीक है, बोध हो रहा है। अब वो उसमें से हम अलग अलग छांटते हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि उसमें से कौन सर्वनाम है, कौन किस तरह की संज्ञा है। सर्वनाम हमने कहां पहले पढ़ा है? वो जो नाम, अब हम सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्वनाम में जो है आपका जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा की जगह में। तो संज्ञा की जगह में प्रयुक्त करने से इसका फायदा क्या होता है? इसका लाभ क्या है? क्यों इसका प्रयोग किया जाता है? इससे हम क्या करते हैं? पुनरुक्ति दोष से बच जाते हैं। बार बार पुनः एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, उस पुनरुक्ति दोष से बच जाते हैं, और शब्द या वाक्य भी सुंदर बनते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं। जैसे, ठीक है, अब हमने कहा कि सोहन, ठीक है, एक अच्छा लड़का है। सोहन बीए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की उत्तीर्ण की है। सोहन आगे की पढ़ाई
दिल्ली में करेगा। अब देख रहे हैं बार बार ये सोहन लगाना पड़ रहा है। अब इसके जगह में जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो क्या करेंगे, सोहन एक अच्छा लड़का है, वह बीए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है, ठीक है, या वह के जगह पर यहां क्या वर्ड सही बैठेगा, उसने। अब यहां पर यही देखना है वाक्य का अपना प्रयोग करके कि क्या सही वर्ड बैठ रहा है। तो यहां पर सोहन के जगह में क्या आ जाएगा, उसने, ठीक है, और यहां पर सोहन के बदले क्या आ जाएगा, वह, ठीक है, वह आगे की पढ़ाई दिल्ली में करेगा। यहां पर उसने और यहां पर वह, जो ये प्रयोग हुआ सोहन के जगह पर, यह दोनों क्या हो गए, सर्वनाम। अब आप बताइए कि जो यहां पर वर्ड अगर लिखा जाएगा, जो शब्द लिखा जाएगा कि सोहन एक अच्छा लड़का है, उसने बीए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है, वह जो है आगे की पढ़ाई दिल्ली में करेगा, यह ज्यादा अच्छा लगेगा कि यह बार बार जो हम सोहन लिख रहे हैं वो अच्छा लगे, यह लगेगा। तो इसलिए चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यह जो है वह ज्यादा उसको क्या करता है, वाक्य को सुंदर बनाता है, और बार बार पुनरुक्ति दोष से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा इससे किसी भी वस्तु की, ठीक है, या कोई भी प्राणी है, तो उससे उसकी नजदीकी और उसकी दूरी का भी पता चलता है सर्वनाम से, ठीक है, कि वह आपसे दूर है या नजदीक है, ठीक है। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। या यहां पर चंद्रबिंदु कौन कौन है, पहला तो है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है निजवाचक, और छठा है प्रश्नवाचक। ठीक है। तो अब ये जो पुरुषवाचक आप सर्वनाम देख रहे हैं, तो इससे पुरुषवाचक सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो जो नाम वगैरह, ठीक है, किसी स्थान वगैरह का रहा है, उसके स्थान पर, ठीक है, जब हम किसी उस शब्द के जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक। और यह भी 3 प्रकार का है, 3 प्रकार का इसको बांटा गया है। कौन कौन में, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। ये इसके 3 भेद हैं, इसके भी, ठीक है। जैसे अगर हम वगैरह का प्रयोग करते हैं तो यह कौन सा है, उत्तम पुरुष। तुम वगैरह का प्रयोग जब करते हैं तो वह क्या है, मध्यम पुरुष। और उसके वगैरह का प्रयोग करते हैं तो क्या है, अन्य पुरुष, किसी के लिए भी। तो यह जो आपका, जैसे अगर इसको हम समझने के लिए अगर देखें तो जो उत्तम पुरुष है, ठीक है, पहला, वह किसके लिए प्रयोग होता है, जो वक्ता बोल रहा है वह अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम अपने लिए प्रयोग किए, या मैं बोल रहा हूं, तो इसमें वह किसके लिए है, वक्ता के लिए, ठीक है। जो शब्दों का प्रयोग जो बोल रहा है वह अपने लिए कर रहा है उसके स्थान पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक तो वह है, लेकिन उसके भेद में उसको हम कहेंगे उत्तम पुरुष। और जब वह श्रोता के लिए प्रयोग हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि तुम यह चीज सुन रहे हो जो मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं तो यानी मैं अपने वक्ता के लिए मैंने प्रयोग किया, और
तुम सुन रहे हो यानी तुम्हारे लिए प्रयोग किया जा रहा है, यानी आप क्या हैं? श्रोता हैं। वक्ता मैं हूं, श्रोता आप हैं। तो श्रोता के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। तो उसमें हम क्या क्या प्रयोग किए? जैसे हम, तो हम का मतलब मैं प्रयोग कर रहा हूं, मैं अपने श्रोता के लिए कर रहा हूं, ये सॉरी वक्ता के लिए, ठीक है। और तुम्हारे लिए जो तुम्हारा वगैरह या तुम वगैरह जो भी वर्ड आ रहा है, जो भी शब्द आ रहा है, यह किसके लिए हो रहा है? श्रोता के लिए। तो जो श्रोता के लिए प्रयोग होता है शब्द, वह क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष। और जब श्रोता और वक्ता हम आपस में बात कर रहे हैं और वह किसी और के लिए बात कर रहे हैं, तब वह अन्य पुरुष हो जाता है। तो ये अन्य पुरुष का उदाहरण क्या हम देंगे? तो तुमने जो यह घड़ी पहना है वह उसका है, समझ रहे हो? तो तुमने जो, तो तुमने किसके लिए हो गया? श्रोता के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन वह घड़ी के लिए बात किया जा रहा है, वह किसका है? दूसरे का, ठीक है। तो जब श्रोता और वक्ता दोनों बात कर रहे हैं, उसमें जो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, वहां तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष होगा दोनों के लिए। और जो फिर वह कोई चीज वस्तु जब दूसरे के लिए व्यक्त की जा रही है, तो वह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष, ठीक है। तो यह है। तो ऐसे करके अब जैसे निश्चयवाचक है, तो इससे किसी निश्चितता का बोध होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक, ठीक है। यह वह ये सब क्या है? निश्चय है। यह घड़ी है, यह जो है कुत्ता है या बिल्ली है, ठीक है। वह यह, तो वो जब हम प्रयोग करते हैं तो वह क्या हो गया? निश्चयवाचक। लेकिन अनिश्चयवाचक में क्या होगा? कुछ, थोड़ा, ठीक है। तो वहां पर क्या है? अनिश्चितता का बोध हो रहा है, हमें कुछ समझ में आ रहा है। तो कुछ समझ में आ रहा है मतलब न पूरी तरह से समझ में आ रहा है, ना पूरी तरह से क्या हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, दोनों के बीच में है। तो यह जो कुछ वगैरह जो शब्द हैं, यह क्या है? अनिश्चयवाचक है। यह अनिश्चितता का बोध कराते हैं, समझ रहे हैं? तो वह अनिश्चितता में आ जाएगा। और उसी तरह से आपका यह संबंध है, तो संबंध जो एक दूसरे के जोड़ने के रूप में व्यक्त होते हैं, तो उसमें क्या है? संबंध। तो संबंध में क्या आते हैं? तो जो, सो, ठीक है। ये सब जो आपके शब्द हैं वह एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। उसका उदाहरण आपको देकर के बताया जाएगा। और निजवाचक, तो निजवाचक में तो हाँ, अपने आप के निजी के लिए जो प्रयोग किया जाता है शब्द, तो वह निजवाचक है। और प्रश्नवाचक में तो आप जान ही रहे हैं कौन क्या वगैरह जो प्रयोग करते हैं, तो यह प्रश्नवाचक है। तो यही इसके भेद हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है संज्ञा सर्वनाम। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड कौन आएगा आपका? जब आप लिंग, ठीक है, वचन वगैरह पढ़िएगा, वह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। वहां और उसी का प्रयोग के द्वारा आपको वर्तनी का शुद्धिकरण वगैरह के बारे में जानना है ना, कि कैसे आप वर्तनी शुद्ध होगा और कौन सा वर्तनी शुद्ध है, कहां स्त्रीलिंग लग रहा है, कहां पुल्लिंग लग रहा है, तो उसमें दिक्कत है। सर्वनाम वगैरह में कोई ज्यादा समस्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए सर्वनाम में आप लिखिए कुछ चीजों को। वैसे हम सर को बोले हैं तो पीडीएफ यहां हो जाएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सर्वनाम, ये जो शब्द है, मेरा नाम प्रभात रंजन हुआ, प्रभात रंजन। और मैं जो विषय पढ़ाता हूं, ठीक है, तो एसएससी के लिए तो सारे विषय पढ़ा देता हूं, ठीक है। और यूपीएससी के लिए 3 विषय में पढ़ाता हूं, साइंस टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस, जिसमें बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों आते हैं, और इन्वायरमेंटल साइंस, और हिस्ट्री, और पॉलिटी। हाँ, उसके बाद इधर ज्योग्राफी वगैरह में जितना ये आप पढ़ते हैं उससे ज्यादा नॉलेज ऐसे ही रखे रहते हैं, ठीक है। इतना पढ़ा गया है क्योंकि यूपीएससी की तैयारी किए हैं, 22 मेंस दिए हुए हैं, 6-7 इंटरव्यू दिए हुए। अब उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और कह सकते हो कि 3-4 साल पढ़ने के बाद घर से हुआ कि पैसा अब नहीं मिलेगा। 4-5 साल दिल्ली का खर्च बहुत ज्यादा था,
ठीक है, तो कहा गया कि अब आप क्या कर लो, कुछ काम करो, कुछ जॉब करो, इतना से ज्यादा नहीं कर सकते। तो फिर वहीं, चूंकि मेंस वगैरह इंटरव्यू भी दिए हुए थे 2002 का यूपीएससी का, तो उनको उन्होंने देखा, वहां मैं गया कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, तो देखा कि इंटरव्यू वगैरह दिए हुए हैं, तुरंत उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, ठीक है, परसों से। तो परसों से तो नहीं गया, 1 महीना तक उनको टालते रहा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पा रहा था कि जाके मैं पढ़ाऊंगा कैसे, पढ़ाने का तो एक्सपीरियंस था नहीं, पढ़ने का था। तो मैंने पहले कुछ अपने जो कॉलीग थे, जो मित्र थे, जिनका पीटी वगैरह नहीं क्लियर हो रहा था, तो उनको घर पे बुला करके ऐसे ही पढ़ाते रहा, उनको समझाने की कोशिश किया। तो मैं उनसे फीडबैक लेता था कि मैं समझा पा रहा हूं या नहीं, तुम लोग कुछ समझ में आ रहा है नहीं, 1-1.5 घंटा ऐसे बताता। फिर वो बोले कि नहीं ठीक है, धीरे धीरे तुम्हारा जो है, जो हेजिटेशन है वह दूर हो रहा है। और तब करते करते 1 महीना के बाद उनके पास बार बार फोन करते, तो बोलते थे कि सर मैं तो अभी घर आ गया हूं, वहीं पर थे, घर आ गया हूं, मैं अभी जो है 15 दिन बाद पहुंचूंगा। और तब तक मैं कुछ कुछ जो है तैयारी करता रहा, ठीक है, बोलता रहा ऐसे ही, खाना भी बनाते थे तो बोलते रहते थे। और तब पहले दिन पहुंचा, तो पूरा पैर जो है वह लगा रहा था, जाड़े के दिन था उस समय, ठीक है, नवंबर के महीना, जाड़ा हल्का शुरू हो जाता था, तभी पसीना अंदर से आ रहा था कि पता नहीं, ठीक है। मैं कहा कि पता नहीं कितना स्टूडेंट बैठा होगा, क्या क्या पूछेगा, क्या करेगा, कैसे आज होगा पहला, तो वो हर किसी को डर रहता है, ठीक है। इंटरव्यू के दौरान भी वही होता था। लेकिन कुछ समय तक तो लगा उनके सामने, पहले तो बोली, तो फिर उनसे पूछा, ठीक है, कि आपका नाम क्या है, कुछ देर तो 5-10 मिनट ऐसे ही, जैसे अब आता हूं तो नाम नहीं पूछता हूं कितना ना, लेकिन वहां चूंकि बात धीरे धीरे डायलॉग स्टैब्लिश करना था, तो उसके लिए फिर वो काम किया गया। फिर जो है वो अपना टॉपिक शुरू किया गया, उनसे पूछा गया आप कहां से, तो कोई अब वहां दिल्ली में पढ़ाना, कोई गोरख यूनिवर्सिटी से है, कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से है, कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, कोई रांची यूनिवर्सिटी का है, कोई पटना का है, ठीक है। तो उस समय हमको लगता है कि 18 बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है, और साइंस का ही क्लास हमको दे दिया था। तो हम चलो, तो उसमें जब बताना शुरू किया, तो उन्होंने कुछ अपना पूछना शुरू किया कि सर ये ऐसे क्यों है, और पहला दिन ही स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाना था, ठीक है। तो वो तो मेरा बहुत पहले से साइंस ठीक रहा है, तो फिर मैंने बताया। फिर वो कई ऐसे प्रश्न किए जो हम खुद ही नहीं, लेकिन वहां जब प्रश्न करते थे तुरंत एनालिसिस आ जाता था अपने आप, जब आप पूरा पढ़े हुए ना, तो सब कॉन्शियस में बैठा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो कुछ पूछते गए, बताते गए, फिर जो है वो निकले, फिर वो लोग फीडबैक लिए होंगे, फिर वो अगले दिन जो है, हमने लगा कि पता नहीं क्या फीडबैक गया है, नहीं गया है, स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, अगले बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाएगा, कि हम यहाँ रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर कई जगह रिज्यूम लगा के आए हैं, तो वो सब सारे काम होते हैं। तो हर किसी के लिए है, और हर लोग पढ़ते पढ़ते ही इतना नॉलेज गेन करता है, और हर किसी का शुरुआत वही होता है। आप ए से एप्पल भी सीखने में आपको भी उतना ही समय लगा होगा, हमको भी। किसी किसी का माइंड पावर वैसा रहता है कि वह पढ़ने के बाद तुरंत उसको कैच कर लेता है, किसी को थोड़ा समय लगता है। तो जिसको जैसा समय लगना है, वैसे ही आपको अपना समय भी पढ़ने पर बिताना है, और ये नहीं देखना है कि वो 3 घंटा पढ़ रहा है और हम जो है 5 घंटा पढ़ रहे हैं। वो 3 घंटा में हो सकता है कि उससे ज्यादा जो है वो नॉलेज गेन कर रहा है, या जितना पढ़ा वो ज्यादातर कंसंट्रेट होकर पढ़ा तो उसको आ गया, तो आपको उसको नहीं देखना है। और इसके लिए सबसे अच्छा और सबसे बड़ा क्या है कि इंटरेस्ट के साथ आप कितना पढ़ रहे हैं, किसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे मुझे था तो इकोनॉमिक्स में ज्यादा पहले नहीं पता चलता था, लेकिन मैंने जब वहां जामिया मिलिया इस्लामिया के थे प्रोफेसर, उनसे कोचिंग लिया, तो जो है उनसे जब पढ़ा, पूरा जो है कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है, अली सर नाम था उनका, तो उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स में भी अभी रुचि जग गया। तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं चलता था पहले, हमें खुद नहीं आता था कि लोग बोलते हैं कि रुपया क्या हो रहा है, गिर रहा है, $1 के बदले में 63 के जगह में ये 65 रुपए हो गया, तो गिरा कहां है, तो 65 रुपया हो गया, तो अच्छा ये तो बढ़ रहा है, ये गिर कैसे रहा है, ठीक है। तो आप समझिए कि जब मैं तैयारी करने गया था, मुझे नहीं पता था कि ये गिर रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने उदाहरण देकर समझाया, ठीक है, कि एक तुम ये लेके जाते हो और इतना तुम इसको सामान लेकर के आते हो, ठीक है, और इसको लेकर के जाते हो तो इतना करते हो, तो $1 के बदले में तुम्हें अभी 63 रुपया देना पड़ा था, तब $1 लेकर के तुम विदेश जाओगे, और फिर अब उसके लिए एक ही डॉलर लेने के लिए तुमको 65 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो जो है मुद्रा की स्थिति क्या है सो बताओ। तो हमने बोला कि सर ये तो ज्यादा हमको देना पड़ रहा है, तो ज्यादा देना पड़ रहा है इसका मतलब इसका भाव डाउन हो रहा है, ठीक है, तो ये गिर रहा। तो ऐसे करके कई सारे कंसेप्ट क्लियर किए गए, तब समझ में आया। तो हमको बहुत समय तक सुनते रहते थे, नहीं समझ में नहीं आता था कि गिर कैसे रहा, 63 की जगह 65 हो गया, 67 हो गया, ये कैसे गिर रहा, ये तो बढ़ रहा, $1 के बदले में 65 हो गया, 67 हो गया, अच्छा है क्या है? तो ये स्थिति होता है। तो वो कुछ पढ़ने के बाद, ठीक है, करने के बाद समझ में आता है, अपने से बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो खैर चलिए, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। तो और हिंदी मेरा जो है, हिंदी साहित्य इसलिए मैं पढ़ाता हूं कि ये तो साहित्य नहीं है,
मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल 2 पेपर रहता है, तो हिस्ट्री था और हिंदी साहित्य था। अब एक ऑप्शनल हो गया है 2013 से, ठीक है। तो अब एक ऑप्शनल रखना पड़ता है। और आप अगर देखते होंगे तो हिंदी के बहुत मूर्धन्य जो है कह सकते हैं, बहुत ही जानकार दिल्ली में जो टीचर हैं, उनका नाम क्या है, वो आप ऐसे भी उनका सुनते होंगे, विकास दिव्य कीर्ति। फिलोसफी वगैरह पर भी, फिलोसफी भी उनका अपना सब्जेक्ट रहा है, तो दोनों चीजों में पढ़ाते हैं। विकास दिव्य कीर्ति का जो है दृष्टि आईएएस के नाम से आता है वो। तो उनका दोनों तरफ अपना जो पर्सनल वो करते हैं, देते हैं, और उसमें तो काफी ज्यादा व्यू आता है। और उनका पढ़ाने का तरीका अलग है, ठीक है। और वो बोर्ड पर जैसे हम कम लिखते हैं और केवल वो समझाते हैं, वैसे ही समझाते हैं, केवल हर बिंदु को जोड़ करके, और थोड़ा हंसाते भी रहते हैं। तो हर किसी का अपना नेचर होता है, ठीक है। हम लोग का वो नेचर नहीं बन पाया, हम उस तरह की बातें नहीं करते। वो हिंदी साहित्य पहले से पढ़े हुए हैं, हम हिंदी साहित्य ग्रेजुएशन तक साइंस पढ़ के गए हुए हैं, ठीक है। तो उसके चलते दिक्कत होता है। और वो शुरू से ही रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तो वहां तो वो लड़के लड़कियों के बारे में ज्यादा बताते हैं। और आजकल स्टूडेंट भी यही सुनना चाहता है, खान सर के जैसा, ठीक है। पढ़ाई कम करना चाहता है, वो चीजें ज्यादा पढ़ना चाहता है, ठीक है। और वो जहां पढ़ाई हो रहा है, टीचर वहां ज्यादा बता रहा है, वहां भीड़ ज्यादा लगा हुआ है, और पढ़ने की जगह में भीड़ नहीं लगा हुआ है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी के समय में सिचुएशन पूरा का पूरा बदल गया है, ठीक है। तो चलिए आइए यहां हम, तो आप इसको लिखते भी जाइए, क्योंकि ऐसे तो हम 2 घंटा ही बता देंगे तो फिर आपका अगले दिन फिर वही रह जाएगा सिचुएशन। तो सर्वनाम लिखिए, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों की संख्या काफी अधिक है, काफी अधिक है, लेकिन मूल सर्वनाम, हाँ, या मूल नहीं, मूल केवल लिखिए, मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या, मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या केवल 11 है, केवल 11 है। अन्य सभी सर्वनाम शब्द इन्हीं 11 सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से निकले हुए हैं या उत्पन्न हुए हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उत्पन्न हुए हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम, उत्पन्न हुए हैं। 11 सर्वनामों, 11 सर्वनाम निम्नलिखित हैं, नाम उनका लिख लीजिए। उसके बाद अन्य जितने भी होंगे वह आपके, तो लिखिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, जो, कॉमा, सो, कॉमा, कोई, कॉमा, कुछ और कौन, कोई, कुछ, कौन। कितना हुआ देखिए तो, 10 हुआ। अच्छा, एक क्या, क्या और थोड़ी है, और मतलब वो लास्ट में और जो होता है, और को हटा दीजिए,
और मतलब वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, यानी तो फिर ज्यादा होता तो क्या लिखा जाता है, इत्यादि। तो इत्यादि थोड़ी सर्वनाम में आ जाएगा, या आदि इत्यादि। और एक क्या, 11 नहीं हुआ? तुम क्या क्या लिखी हो सो बताओ। क्या और कौन, कौन छोड़ दिए? ठीक है, यही मूल 11 सर्वनाम है, और इन्हीं से फिर आगे चल करके कई सारे सर्वनाम उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, इसमें जैसे जो सो है, यह किसको बताता है? अभी बताया गया था, जो सो किससे जुड़ा हुआ है? जो सो जो है सर्वनाम, वह किससे जुड़ा हुआ है? संबंधवाचक से। ठीक है, और जो ये कौन क्या है, कौन और क्या, यह किससे जुड़ा हुआ है? प्रश्नवाचक से। और जो कुछ है बताया गया, वो कुछ किससे जुड़ा हुआ है? अनिश्चयवाचक से। ठीक है, फिर यह वह वगैरह जो है वह किससे जुड़ा हुआ है? निश्चय से। ठीक है, और फिर ऊपर जो है उसमें कुछ पुरुषवाचक में और कुछ निजवाचक में, निजी के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, मैं वगैरह जैसे है। तो वह आपका कुल मिलाकर के यहीं से वो 6 भेद उत्पन्न हुए हैं, और इसमें लगभग 6 भी शामिल हो जाते हैं सर्वनाम के भेदों में। फिर आगे चल करके जितने भी निकले हुए हैं वो इसी से हैं। अब आगे लिखिए, सर्वनाम के कार्य। पहला लिखिए, संज्ञा जहां उसी वस्तु का, संज्ञा जहां उसी वस्तु का बोध कराती है, संज्ञा जहां उसी वस्तु का बोध कराती है जिसका वह नाम है, वहां सर्वनाम। उसी वस्तु का बोध कराती है जिसका वह नाम है, वहीं सर्व या वहां सर्वनाम किसी भी वस्तु का बोध कराता है, किसी भी वस्तु का बोध कराता है, यदि पहले वह संज्ञा आ गई हो, यदि पहले वह संज्ञा आ गई हो। जैसे एक ही कैसे करा रहा है, तो आप लिख सकते हैं, अभी जैसे यहां बताया गया, अब जैसे सोहन एक अच्छा लड़का है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, सोहन की जगह में वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अब जैसे दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि गीता, ठीक है, पढ़ने में तेज है। अब गीता की जगह हम वहां क्या कर सकते हैं, वह पढ़ने में तेज है। तो गीता के लिए भी वह आ रहा है, और सोहन के लिए भी वह आ रहा है। ठीक है, तो संज्ञा पहले दिया हुआ है, तो उस संज्ञा के जगह में एक ही सर्वनाम जो है वह कई जगहों पर उन संज्ञाओं के बदले में प्रयुक्त हो सकता है। यानी वह ऐसा नहीं कि केवल एक ही किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रहा है, वह अधिकांश संज्ञाओं के लिए क्या हो रहा है, प्रयुक्त होता है। इसलिए तो इसको सर्वनाम कहा गया, क्योंकि एक ही सर्वनाम कई सारी संज्ञाओं के लिए क्या किया जा रहा है, प्रयोग में लाया जा रहा है, इसलिए वो सर्वनाम है। सभी जगह वो फिट हो जा रहा है। उसका या उसकी है, तो यह केवल किसी एक के लिए नहीं हम करते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसको सर्वनाम कहा गया। आ समझ में? दूसरा इसका लिखिए, इसका उदाहरण एग्जाम्पल लिख लीजिएगा तो लिख लीजिए। ठीक है, आप लिख सकते हैं, राम एक अच्छा लड़का है, उसके जगह में हम क्या कर सकते हैं, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, उषा पढ़ने में तेज है, अब उसके जगह पर क्या कर सकते हैं, वह पढ़ने में तेज है। तो यहां उषा के लिए भी वह प्रयोग हो रहा है, और राम के लिए भी वह प्रयोग हो रहा है। दूसरा क्या है इसका, यह संज्ञा के पुनरावृत्ति, यह संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकता है। यह कौन, सर्वनाम, जो सर्वनाम के कार्य बता रहे हैं, तो सर्वनाम जो है वह संज्ञा के
ठीक है, पुनरुक्ति को, यानी पुनरुक्ति का मतलब क्या है? बार बार कोष्ठ में लिख सकते हैं, संज्ञा का बार बार प्रयोग किया जाना, संज्ञा का बार बार प्रयोग किया जाना, वो पुनरुक्ति है, एक ही चीज को, या पुनरावृत्ति। बल्कि पुनरुक्ति की जगह पुनरावृत्ति शब्द सही है, पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति को रोकता है। अब जो उदाहरण यहां पर अभी दिया गया है, इसको आप लिख सकते हैं। ये सोहन बार बार आ रहा है, उसके पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सोहन के जगह पर यहां पर क्या करना है? इस जगह पर ब्रैकेट लगा देना है, हैं? हाँ, समझ सकते हैं। नहीं तो जैसे इसको अगर लिखना हो तो हम सोहन की जगह यहां क्या लगा देंगे? उसने। तो समझ आएंगे कि ये सोहन की पुनरावृत्ति की जगह यहां उसने लगा सकते हैं, और यहां सोहन की जगह क्या लग सकते हैं? वाह, तीसरा क्या इसका कार्य है? इससे आदर और अनादर की भावना भी अभिव्यक्त होती है। सर्वनाम से, तीसरा पॉइंट लिखिए, सर्वनाम से आदर और अनादर, हाँ, आदर और अनादर की भावना भी प्रकट होती है। जैसे आप मुझसे, जैसे आप मुझसे बड़े हैं, यहां पर क्या झलक रहा है? आदर। और दूसरा, तुम बेकार आदमी हो, हैं? तुम बेकार आदमी हो। तो यहां तुम वगैरह जो शब्द प्रयोग हो रहा है, तो यह अनादर के लिए हो रहा है। तो आप वगैरह में सम्मान की भावना है, आदर की भावना है, तुम वगैरह में अनादर की भावना है। यह दूरी और, चौथा लिखिए, यह दूरी और नजदीकी का भी बोध कराता है। सर्वनाम दूरी और नजदीकी का भी बोध कराता है। सर्वनाम दूरी और नजदीकी का भी बोध कराता है। तो दूरी और नजदीकी का बोध कैसे करा रहा है? इसका उदाहरण क्या होगा? यह पुस्तक मेज पर पड़ी है, ठीक है, या यह वस्तु वहां रखी हुई है। तो यह वस्तु दिखा रहा है कि यह वस्तु के साथ क्या है? नजदीकी वस्तु, या यह किताब। और जब हम कहते हैं कि यह चीज, जैसे यह पुस्तक वहां पड़ी है, तो वहां से क्या हो गया? दूरी का बोध हो गया। तो यहां पर उदाहरण लिख भी सकते हैं, या वहां पर आप बता दिया गया है कि यह दूरी और नजदीक का बोध कैसे कराता है। तो जब उदाहरण दिया हुआ रहेगा, या वहां पर कोई प्रश्न वैसे आएंगे कि इसमें आपको कौन सा सर्वनाम दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप इसके माध्यम से पकड़ सकते हैं। जब इतना आप पढ़ लेंगे और इतना उदाहरण से आपको समझाया गया, ठीक है, तो वहां पर आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया सर्वनाम के महत्वपूर्ण कार्य। अब इसके बाद हम आते हैं सर्वनाम के भेद में। तो सर्वनाम के भेद जो अभी लिखवाया गया है, इसको लिखिए, और तब एक एक करके सर्वनाम के, हाँ, कुल 6 भेद हैं। पहले लिख चुके हैं तो फिर मत लिखिए बार बार, फिर आगे
पहला हेडिंग दीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम लिखिए, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं वक्ता, समझने के लिए वक्ता, सुनने वाले, हाँ कॉमा दे करके, सुनने वाले, कॉमा क्या, श्रोता, या जिसके बारे में कहा जाए, या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने, हम लोग, आप। जैसे में उदाहरण के रूप में या उदाहरण स्वरूप, अगर जैसे आपको लग रहा है कि जैसे भी सर्वनाम ही है तो उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, उदाहरण स्वरूप। ठीक है, उदाहरण स्वरूप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उदाहरण स्वरूप में इसका उदाहरण क्या है, तो मैंने, हम लोग, आप, आपका, आप ही से आपका भी बना हुआ है, उनका, उनको, तुम, तुम्हारा, ये सब सारे जितने आप लिख सकते मैंने है। अब जितने तो नहीं, सब नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उसमें से ये, और इसमें क्या कर दीजिए आगे, इत्यादि, मतलब इसके आगे भी हैं। अब इसमें आगे जो अभी बताया गया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। ठीक है, तो उसको लिखिए। हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं इसके। यहां ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। और ये अन्य ही बता रहा है कि यह ना हमारे लिए हो रहा है, ना आपके लिए हो रहा है, बल्कि यह किसी और दूसरे के लिए हो रहा है। तो उत्तम पुरुष में यहां पर मेनली, अगर आपको समझने के लिए शॉर्ट में है, अब यहां पर ऐसे लिखवा देंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अब पानी देखिए तो ऊपर। गर्मी हो गया है ना, गला सूखने लग रहा है। लगता है लाइन चला गया है। चलिए, तो उत्तम पुरुष में लिखिए। वैसे हम लोग समझाने के लिए यहां लिख देते हैं, जैसे ये रख दो उधर। ये किसके लिए हो गया, सॉरी, वक्ता के लिए। यह किसके लिए हो गया, श्रोता के लिए। और यह किसके लिए हो गया, अन्य, दूसरे के लिए, जो इन दोनों के बीच लगाता है। ये समझने के लिए है, इसका ये अर्थ नहीं है। आपको समझा दिया गया तो आपको समझ में आएगा, या जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो समझ में उनको आएगा, जो पूरा वीडियो देखेंगे तब। नहीं तो ऐसे देखेंगे तो समझे कि क्या है। चलिए, तो अब लिखिए उत्तम पुरुष। परिभाषा शॉर्ट में, बोलने वाला इसका प्रयोग सिर्फ अपने लिए करता है। बोलने वाला इसका प्रयोग सिर्फ अपने लिए करता है।
ऐसे शब्दों को उत्तम पुरुष कहा जाता है। ऐसे शब्दों को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, मैंने, मैंने, हमने, हमारा, मेरा इत्यादि। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, इसका भेद में तो इसको लिखिए। इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। ऐसे शब्दों को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। ऐसे शब्दों को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तू, तुम, तुम्हारा, इत्यादि। तीसरा अन्य पुरुष। जिस शब्द का प्रयोग श्रोता और वक्ता के बीच वार्तालाप के दौरान, श्रोता और वक्ता के बीच वार्तालाप के दौरान किसी दूसरे के लिए किसी दूसरे के लिए किया जाता हो, किसी दूसरे के लिए किया जाता हो, अर्थात उन शब्दों का प्रयोग श्रोता और वक्ता के लिए, उन शब्दों का प्रयोग श्रोता और वक्ता के लिए न होता हो, श्रोता और वक्ता के लिए न होता हो, बल्कि किसी अन्य के लिए होता हो, बल्कि किसी अन्य के लिए होता हो, तो ऐसे शब्दों को अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों को अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। जैसे लिख लीजिए, जैसे उसका, उसका, उसकी, उनका, उनकी, वह, वे आदि इत्यादि। वह, वे इत्यादि। ठीक है। तो यहां तक आप समझ चुके हैं। अब करीम भी है, दूसरे सर भी आ गए हैं, तो आगे जो है अगले क्लास में होगा। सर उधर से इशारा कर दिए। अच्छा, बैटरी ही बैठ गया।